नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी भारत की यात्रा करके अब वापस अपने देश लौट गए हैं। लगभग 30 घंटे वो भारत में रुके और ये यात्रा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि मार्च 2023 के बाद जब आईसीसी ने राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसके बाद से आपने देखा होगा कि पुतिन बहुत कम विदेशी यात्राएं करते हैं, बहुत यात्राओं से परहेज किया। इवन G20 का जब आयोजन किया तब भी वो नहीं आए और अभी हाल ही में जो G20 का आयोजन हुआ उसमें भी उन्होंने अपने विदेश मंत्री को वहां भेजा, वो नहीं आए। और ऐसे वक्त में भारत की ये यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट थी। और भारत के लिहाज से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे वक्त में यात्रा है जब भारत के ऊपर पश्चिमी देशों का एक दबाव है, प्रभाव है, और वो ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड को लेकर के भी बातचीत लगातार चल रही है। तो पुतिन की इस यात्रा से भारत को क्या मिला? दुनिया की नजरें थी तो दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल फोरम पे इसका मैसेज क्या गया और देश दुनिया में अब किस तरीके से बात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को लेकर, आज इसे बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जेएनयू से इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी, विदेश मामलों पर करीने से अपनी नॉलेज रखते हैं। मतलब आप, मुझे लगता है इस विषय में समझने के लिए इनसे बेहतर मुझे कोई शख्स नहीं मिला। और जेएनयू की जब आप बात करते हैं तब आप ये समझिए कि आज के दौर में इस देश में महत्वपूर्ण पदों पर जेएनयू के प्रोडक्ट ही बैठे हुए हैं और विदेश मंत्री हमारे खुद जेएनयू से हैं। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, पुतिन की यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्या थी, ये खूब चला। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस यात्रा से भारत को क्या मिला पहले, और फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि ग्लोबल फोरम पे मैसेज क्या गया और भारत के लिए चुनौती होगी या कोई अपॉर्चुनिटी थी। पहले ये कि भारत को मिला क्या क्या। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने जो बात कही है अपनी यात्रा के समाप्ति के समय मीडिया से बातचीत में, मुझे लगता है वो समराइज करती है इस यात्रा और भारत रूस संबंधों को। उन्होंने बोला कि गो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, दैट इज द मैसेज। जो एक संदेश उन्होंने दिया है कि भारत और रूस को साथ चलना भी है और साथ में आगे बढ़ना भी है। तो ये एक समराइज करता है दोनों देशों के संबंधों को। अगर हम भविष्य की ओर देखें, जहां तक यात्रा के संबंध की बात है तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये यात्रा एक सफल यात्रा रही है। पहली बात, ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ और जो प्रेस से बातचीत हुई और जो समझौते हुए, उसमें हम देखें अगर तो एक जो विषय सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया वो ये था कि जो 2030 तक जो भारत रूस का जो व्यापार, जिसको $100 बिलियन को हमें अचीव करना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों ने 25 वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक सहयोग के बनाए। उस दिशा से भी यात्रा महत्वपूर्ण थी। जो भारत रूस एनुअल डायलॉग हुआ, उसमें जो मसौदे हुए, उन सब ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो रोड मैप है वो बेहतर है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भारत और रूस के बीच जो पीटीआई की रिपोर्ट से हवाले से बातचीत आई, एक महत्वपूर्ण समझौता जो मीडिया में बहुत डिस्कशन में नहीं है, वो है लगभग 1.2 बिलियन निवेश की बातचीत हुई है भारतीय फर्टिलाइजर कंपनी और रशियन जो कंपनी यूरलकेम के द्वारा, कि आने वाले वर्षों में जो यूरिया जिसको इंपोर्ट को लेकर भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसको कैसे कम किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर आगे काम बढ़ेगा तो इससे न सिर्फ भारतीय यूरिया, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि ये दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा। दूसरा, अगर हम देखें तो डिफेंस पार्टनरशिप जो है भारत रूस की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भले ही भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन रूस के साथ डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ जो ज्वाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़े। ब्रह्मोस का उदाहरण हमारे सामने है। और उसके साथ साथ जो डिफेंस ज्वाइंट वेंचर को हम कर सकें, उस दिशा में भी मसौदों पर बातचीत हुई है। तो रक्षा क्षेत्र में भी जो समझौते हैं, जिनमें खासकर की जो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण समझौता है। तीसरा ये कि जो मैरीटाइम डायमेंशन है, उस दिशा में हम देखें, खासकर जो ईस्टर्न कमांड की बात हुई है चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक, वो एक महत्वपूर्ण मसौदा है। इसके अलावा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिविटी को लेकर जो एक मसौदे पर बातचीत हुई है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है कि जो मैरीटाइम कॉपरेशन है भारत रूस के बीच, उसको बेहतर बनाया जाए ताकि कनेक्टिविटी लिंक्स बेहतर हो।
इसके अलावा आने वाले वर्षों में जो भारत यूरेशिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस दिशा में भी कुछ सहमति बनती दिख रही है, और वो भी आने वाले वर्षों में उसको सिक्योर कर पाएंगे। तो रक्षा, एग्रीकल्चर, शिक्षा, डिफेंस, ये सारे ऐसे मामले हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। इसलिए मुझे लगता है ये कुछ टेकअवेज हैं जो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा भी था अपनी ज्वाइंट पीसी जब हुई थी, तो उसमें कहा था हम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने नहीं आए हैं, कई सारे पॉइंट्स थे जिसको आपने बताया। अब एक सर आगे ये समझना, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर अब उस लिहाज से उतना भयानक नहीं, लेकिन अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। रशिया भी ये चाह रही है और इंडिया भी ये चाहता है कि जब ये वॉर खत्म हो तो अर्थव्यवस्था नई तरीके से रशिया में खुलेगी, नए तरीके से खुलेगी। तो भारत ये चाहता है कि अपनी मार्केट वहां पर तलाशे। तो वो तलाशना क्या भारत के लिए संभव है इस दौर में अभी, और ये अपॉर्चुनिटी होगी, इसे कैसे देखेंगे? नहीं, जाहिर तौर पर जब रशियन बाजारों में ओपननेस से खुलापन आएगा तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस दिशा में अगर हम देखें, आज की तारीख में 68 बिलियन का डॉलर का ट्रेड है भारत और रूस के बीच में, और ये जो पिछले 4 वर्षों में देखा जाए प्री पैंडेमिक लेवल से लगभग 4 गुना बढ़ा है। लेकिन इसमें भारत के सामने भी थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट की एक चुनौती रहती है। तो मुझे लगता है जो ट्रेड डेफिसिट का डायमेंशन जो भारत और रूस के बीच है रक्षा व्यापार के मामलों में, उस दिशा से जब रूस में आर्थिक अपॉर्चुनिटीज को भारत अगर प्राप्त कर पाएगा, उनका एक्सेस प्राप्त कर लेगा, तो उससे भारत को लाभ होगा। और उस दिशा में भी बातचीत हुई है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर भी, और किस प्रकार से जो एक्सेस उन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के जहां पर भारत मजबूत है उसको प्राप्त किया जाए। तो मुझे लगता है ये एक टाइमली अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके द्वारा कहीं ना कहीं सिर्फ रशिया ही नहीं, जो यूरेशियन बेल्ट है, जो भारत यूरेशिया जो एफटी की जो हम बात करें, जिस तरह बातचीत चल रही है, उसको भी एक मजबूती मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक आर्थिक संभावनाएं और बेहतर होंगी, जैसा कि आपने कहा। मतलब टाइमली अपॉर्चुनिटी है, ये टाइमली अपॉर्चुनिटी है। अब एक सर बात ये आती है, जब पुतिन की ये यात्रा हुई उसको लेकर खूब बात हुई, फिर ये भी बात हुई कि एक तरफ भारत ट्रेड डील को लेकर के, अभी आपने देखा है किस तरीके से अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और जयशंकर जी खुद बार बार की कह चुके हैं कि हम लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, और ये सारी चीजें चल रही हैं। जब पुतिन की ये यात्रा हुई, और रशिया और अमेरिका के कैसे संबंध है ये तो किसी से छुपा है नहीं, यूरोपीय या पश्चिम के देश, अमेरिका, ये कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? क्या ये यात्रा भारत के लिए कुछ चुनौती भी पैदा कर सकता है? कैसे देख रहे हैं ये पश्चिमी देश जो हैं? देखिए, ऐसे समय में जब पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस के साथ अपने संबंधों के लेके, और वो सर इस कॉन्सेप्ट टोकना चाहूंगा, इस कॉन्टेक्स्ट में भी बताइएगा कि ये भी हमें पता है कि अमेरिका और भारत के संबंध हाल फिलहाल में कैसे चल रहे हैं। मतलब शायद ये गुरेज नहीं कहने में करूंगा कि अभी सबसे खराब दौर में ये संबंध है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक राजनीति आज अपने सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। और उस उतार चढ़ाव के लिए कहीं ना कहीं जो अमेरिकी विदेश नीति है, जो अमेरिकी ट्रेड नीति है, वो भारत के साथ समस्या नहीं है। उनकी जापान के साथ भी ट्रेड को लेकर असहमति है, उनकी चाइना के साथ भी ट्रेड को लेकर असहमति है। तो इस प्रकार से जो अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी है उसने एक असमंजस की स्थिति वैश्विक स्तर पर पैदा कर रखी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की चिंताओं के बावजूद भी पुतिन का भारत दौरा होना, भारत और रूस के 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के उसको सेलिब्रेट करना, भारत रूस के बीच एनुअल समिट का होना, ये एक संदेश देता है वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कि भारतीय विदेश नीति का जो एक इम्पोर्टेंट स्थापित नियम है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, जो कि मोदी सरकार की विदेश नीति का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, उसको लेके भारत कोई समझौता नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लोबल मैसेज भारत ने देने का प्रयास किया कि जो इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें हमें जहां आवश्यकता होगी अलायंस करने की, जहां आवश्यकता होगी बातचीत करने की, जहां आवश्यकता होगी विदेशी दौरों पर जाने की, उसको हम करेंगे। दूसरी बात, रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जो कठिनाई है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, भारत ने स्पष्ट कहा हुआ है पहले भी कई मंचों पर कि भारत सरकार ने इस मामले में कोई न्यूट्रल अप्रोच नहीं ली है। पीस की बात करना अपने आप में एक सैद्धांतिक नीति है। हमारा स्टैंड कोई न्यूट्रल नहीं है, हमारा स्टैंड किसी साइड में नहीं है।
हमने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया है कि ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत का दौर है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की नीति है और जो भारत का जो एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, नहीं तो अब आपको लगता है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका से हमारी ऐसी बातचीत मतलब जो पहले जैसी चल रही थी वैसी चलेगी या उस पर कुछ बदलाव आ जाएगा? मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और रूस भी यूक्रेन शांति प्रस्ताव करके बातचीत कर रहे हैं, उसके भी सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जिस प्रकार से ये दौरा हुआ है पुतिन का भारत में, और जिस प्रकार से भारत और अमेरिका की भी बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे नकारात्मक परिणाम न आने की बजाय एक तरफ जो यूक्रेन में शांति प्रस्ताव या शांति स्थापना के प्रयास भी मजबूत होंगे, और दूसरी ओर कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बातचीत है वो भी सही दिशा में बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इस यात्रा को बहुत ज्यादा नकारात्मक या बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कहीं ना कहीं आर्थिक साझेदारी बेहतर हो, रणनीतिक साझेदारी बेहतर हो, और भारत रूस का जो संबंध है वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। उसका कॉन्टेक्स्ट अमेरिका या चाइना नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट इंडियन नेशनल इंटरेस्ट है। वो 1971 की चाहे फ्रेंडशिप ट्रीटी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो 2000 का, चाहे वो 2030 में दोनों देशों के बीच विजन स्टेटमेंट फॉर 100 बिलियन ट्रेड हो, वो दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल बात कर लेते हैं इस यात्रा को लेकर। और जब ट्रेड डील्स हो रही हैं, विजन शेयर हो रहे हैं 2030 तक के, उस दौर में हम मार्केट की बात करते हैं, हम अवसर तलाशते हैं। और आप आज के दौर में आप देखिए जीडीपी में हम बहुत बेहतर, अभी डेटा ही आया था थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का। तो चाइना का इसमें क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि हमारी भी डिपेंडेंसी जो बहुत हद तक है वो चाइनीज प्रोडक्ट पर है और चाइना पर है, ये इस पर भी कोई दो राय नहीं है मुझे लगता है। और चाइना पर तो सर आपका की महारत हासिल है, आपको उस पर तो आपने वो किया। चाइना का रोल क्या रहने वाला है, उसकी मार्केट का रोल क्या रहने वाला है इस पूरी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे? तो देखिए, एक बात तो ये समझने की है कि भारत चीन के जो संबंध है वो आज स्टेबलाइज है, स्थिरता के दौर में है, और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक आपसी विश्वास बहाली और राजनीतिक बातचीत का दौर जारी है। दूसरा है कि चाइना के साथ जो आर्थिक संबंध भारत के हैं उसमें एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जो है ईवी सेक्टर। जिस प्रकार से चीन ने ईवी इंडस्ट्री, खासकर जो लिथियम बैटरी का मामला है, और जिस प्रकार से भारत भी आने वाले वर्षों में न सिर्फ एनर्जी सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से, बल्कि जो पूरी जो ई व्हीकल इंडस्ट्री उसके दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारत भी जो चाइना में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको कैप करना चाह रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमने देखा कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत भी उपस्थित था, रूस भी उपस्थित था, चीन के राष्ट्रपति भी थे। एक बात स्पष्ट निकल के आ रही कि जो वैश्विक राजनीति है उसका केंद्र फिर से एशिया और ईस्ट की ओर जाता दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जो भी इकोनॉमीज मजबूत स्थिति में होंगी, जैसा कि भारत की इकोनॉमी के बारे में भी जीडीपी रेट्स ने बताया कि वो बेहतर स्थिति में है, चाइनीज इकोनॉमी भी पैंडेमिक के बाद से रफ्तार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और रशिया भी यूक्रेन शांति प्रस्ताव के बाद एक नए इकोनॉमिक मॉडल और नए आर्थिक अवसरों पर बातचीत करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत, रूस और चीन भी, चाहे वो ब्रिक्स का ढांचा हो, चाहे वो रशिया इंडिया चाइना रिक फ्रेमवर्क की बात हो, या किसी और क्षेत्रीय ढांचे के अंतर्गत आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। लेकिन ये सहयोग द्विपक्षीय भी होगा और बहुपक्षीय भी होगा। रूस चाइना के बीच जो संबंध है, भारत चीन के बीच जो संबंध है, भारत रूस के बीच जो संबंध है, उसका अपना एक द्विपक्षीय बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ हम तीनों देशों के बीच एक मल्टीलैटरल सहयोग भी देख सकते हैं, जो कि तीनों देशों के बीच। चाइना से रशिया से क्या क्या मंगाता है, क्या क्या चीजें लेता है? देखिए, एक समय में तो चाइना का जो रशिया के साथ संबंध था वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में गेटवे को लेकर था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सेंट्रल एशिया ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, रशिया अपने आप में ऑयल एनर्जी का बड़ा स्रोत है, तो ऑयल एनर्जी इंपोर्ट को लेके, एनर्जी रिच मिनरल्स को लेके चाइना ने रशिया से अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे करके चाइनीज अर्थव्यवस्था ने, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, जो सेंट्रल एशिया के देश है, उसमें अपना जो निवेश है, अपना जो पहुंच है, या अपना जो प्रभाव है, उसको मजबूत किया। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी है रूस की विदेश नीति के लिए। लेकिन हाल के वर्षों में रूस की जो निर्भरता है वो चीनी निवेश पर और चीनी कैपिटल पर बढ़ी है, जो कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के
संबंधों को निर्धारित करता है। इसमें थोड़ा सा संशय भी रहता है कि रूस चाहता है कि हमारे आर्थिक संबंध स्वतंत्र हों और उन पर और चीन पर और चाइना पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके, और उस दिशा में रूस प्रयास कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो भारत हो या और जो देश है उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों को और ज्यादा गहरा और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और, इस पुतिन की इस यात्रा को लेकर के क्या आपके पर्सपेक्टिव में दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा, मतलब बुरा नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे उनको थोड़ा सा झटका लगा होगा, या वो अलग तरह से सोच रहे होंगे, ऐसे कोई देश हैं? अगर मैं स्पेसिफिक 2-4 देशों के नाम आपसे कहूँ बताएं तो। नहीं, एक तो चाइना ही है। अगर भारत रूस के बीच, चूंकि अगर हम देखेंगे, अगर आप एशियन पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीन पाकिस्तान का सहयोगी रहा है और भारत और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। तो कहना कि चीन की भी इस यात्रा पर नजर होगी, अमेरिका भी इस बात पर नजर रखेगा कि किन नए क्षेत्रों में बातचीत हो रही है, किन रक्षा सौदों में बातचीत हो रही है, ऐसे क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बातचीत हो रही है जो दोनों देशों को मजबूत करेगा और जो रशियन अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चूंकि आपको पता है अमेरिका ने ऑयल इंपोर्ट को लेकर भारत से अपनी चिंता जाहिर की है। यूरोपियन यूनियन की भी नजर रहेगी, हालांकि यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था आज उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन वे भी इस बात को फॉलो कर रहे होंगे कि क्या इस दौरे से, इस बातचीत से, इन समझौतों से जो रशियन इकानमी है उसको नई शक्ति मिलेगी या नई ताकत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी वैश्विक शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जब दो महत्वपूर्ण देशों के बीच बातचीत होती है, दौरा होता है, तो उस पर अपनी नजर रखते हैं और उस पर नजर रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि 19 समझौतों पर जो हस्ताक्षर हुए और पुतिन की इस यात्रा को लेकर तमाम, आपने देखा पूरे पश्चिम के देशों को लेकर अभी भारत कैसे डील कर ही रहा है, टैरिफ को लेकर अमेरिका से बात चल ही रही है, उन सब मुद्दों के बीच ये यात्रा होती है। और मुझे लगता है जब ये यात्रा हुई पुतिन के भारत आने से शायद 2-3 दिन पहले ही हमने अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील भी साइन की है। तो एक तरफ जो आज के दौर की वैश्विक नीति है और इस सरकार की तो खासियत आप देखिए कि मुझे लगता है, आप सबसे दिलचस्प बात ये देखिए कि जब पुतिन की यात्रा हुई, उनका प्लेन यहाँ पर लैंड किया, तो उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और लेने जाते हैं। और अब तक के अपने कार्यकाल में मुझे लगता है शायद 6 बार ही प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुद रिसीव करने पहुंचे हैं। तो ये संबंध 10वीं बार की उनकी ये यात्रा, और उसके बाद किस तरीके से दोनों का गर्मजोशी से मिलना, बड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर, ये दिखाता है कि भारत और रूस की दोस्ती जो सोवियत काल से चली आ रही है वो और कितनी नए कलेबर में उभर के आ रही है, ये सबने देखा। और बाकी के जो इंटरनल और लीगल एस्पेक्ट थे वो सर ने बता ही दिया है। अब आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।